हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्विक हिल टेक्नोलॉजीज के बारे में। और यहाँ पे जो वीडियो के कंटेंट है वो हमेशा की तरह कुछ इस तरह से होने वाले हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले कंपनी को करेंगे फंडामेंटली एनालाइज, उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में और आखिरी हम बात करें मेरे रिव्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे वीडियो का एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी आईटी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस ऑफर करती है जो कि हमें डिफरेंट मालवेयर से, वायरसेस से, साइबर थ्रेट से बचाती हैं। यहाँ पे जो उनके रेवेन्यूज हैं वो 3 एरिया से आते हैं। पहली है रिटेल सेगमेंट, दूसरी है एंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट और तीसरी है मोबाइल सेगमेंट। यहाँ पे 78.4% रेवेन्यूज आते हैं रिटेल सेगमेंट से, उसके बाद 21.2% रेवेन्यूज आते हैं यहाँ पे इनके एंटरप्राइज और गवर्नमेंट से, उसके बाद 0.4% रेवेन्यूज आते हैं मोबाइल सेगमेंट से। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में, तो यहाँ पे इंडिया में है, यूएसए में है, जापान में है, यूएई में है। बट यहाँ पे अगर हम जियोग्राफिकली रेवेन्यूज़ को देखें तो यहाँ पे 98.8% रेवेन्यूज आते हैं इंडिया से और बाकी के 1.2% रेवेन्यूज आते हैं फॉरेन कंट्रीज से। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके कस्टमर पोर्टफोलियो के बारे में, तो यहाँ पे इनके कस्टमर पोर्टफोलियो में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज भी हैं, जैसे कि इंडियन नेवी, शारदा यूनिवर्सिटी, उसके बाद यहाँ पे जस्ट चाइल्ड, अर्बन कंपनीज और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी इनके पोर्टफोलियो में हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी की कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी के पास कोई भी खास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं है। इसके पीछे के रीजन से हैं, यहाँ पे कंपनी हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट में डील करती है। मतलब कि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये जो कंपटीशन है वो स्पेशली बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर से है। तो यहाँ पे जो एक कॉम्पिटिटर्स हैं क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये उसी प्रोडक्ट को या फिर उसी तरह के क्वालिटी प्रोडक्ट को लो रेट पे बेचते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के पास प्राइसिंग पावर की एडवांटेज भी नहीं है। यहाँ पे प्राइसिंग इसलिए ज़्यादा मैटर करती है, अगर सिमिलर प्रोडक्ट, अगर सिमिलर क्वालिटी का प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइस पे मिलेगा तो यहाँ पे कस्टमर तो उसी को खरीदेगा जो लोएस्ट रेट पर मिलेगा। तो यही रीज़न है यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो काफ़ी मैटर करती है। इसीलिए यहाँ पे कंपनी को एडवर्टाइजमेंट पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर रेगुलरली काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंटर्स के बारे में। पहला है रैपिड इवॉल्विंग मार्केट। यहाँ पे जो साइबर थ्रेट्स होते हैं, जो साइबर अटैक्स होते हैं, ये काफ़ी इवॉल्विंग होते हैं। मतलब कि यहाँ पे न्यू फॉर्म में आते रहते हैं। इसलिए यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सॉल्यूशंस को रेगुलरली अपग्रेड करना पड़ता है। अगर यहाँ पे इस चीज़ में डिले हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस पर, उनकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन पर, प्रोडक्ट रेपुटेशन पर पड़ता है। इसलिए यहाँ पे कंपनी को रेगुलरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफ़ी एक्सपेंड करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है चैनल पार्टनर्स। यहाँ पे कंपनी अपने चैनल पार्टनर्स पर टोटली डिपेंडेंट है। चैनल पार्टनर जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर, सिस्टम इंटीग्रेटर और डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे जो ये कंपनी अपने चैनल पार्टनर के साथ नॉन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट में होती है। मतलब कि जो इनके चैनल पार्टनर्स हैं वो इनके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इनके जो चैनल पार्टनर्स हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, यहाँ पे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो सेल नहीं होते, तो इसका सीधा इम्पैक्ट इनकी बिजनेस परफॉर्मेंस पर पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। इससे पहले कि हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करें, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा ना, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जो कि जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं इंस्टा पे और यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। चलो सबसे पहले चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। तो यहाँ पे 2016 में जो कंपनी की सेल्स थी वो थी 203 करोड़, 2017 में थी 299 करोड़, 2018 में थी 318 करोड़, 2019 में थी 314 करोड़ और यहाँ पे 2020 में 286 करोड़ हो गई। बट अगर हम बात करें ओवरऑल CAGR ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में 0% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि यहाँ पे 3 साल में -2% हो चुकी है, जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में, तो यहाँ पे 2016 में कंपनी के प्रॉफिट्स थे 57 करोड़, 2017 में थे 53 करोड़, 2018 में थे 83 करोड़, 2019 में थे 91 करोड़ और यहाँ पे 2020 में 74 करोड़ हो गए। बट अगर हम बात करें ओवरऑल CAGR के बारे में, तो हमें कंपनी ने पिछले 5 साल में 6% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि बढ़ के पिछले 3 साल में 11% हो चुकी है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, तो हमें कंपनी के 2016 से लेकर 2020 तक जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहे हैं वो रहे हैं 32 से लेकर 34% तक। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट होते आ रहे हैं। इसके पीछे के रीजन है ह्यूज कॉम्पिटिशन। इसके साथ साथ यहाँ पे जो न्यू GST रूल लगता है, जो न्यू GST लगती है, वो यहाँ पे प्राइस वॉर के चक्कर में कंपनी आगे कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर पाती। इसलिए यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो घटती आ रही है। अब चलते हैं बैलेंस शीट की ओर।
तो यहाँ पे अगर हम बोरिंग्स में नजर डालें तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि कंपनी यहाँ पे डेट फ्री है। पर यहाँ पे अगर हम बात करें रिजर्व्स की तो यहाँ पे कंपनी के पास 580 करोड़ के रिजर्व्स हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें रिसीवेबल डेज के बारे में, अगर आपको नहीं पता रिसीवेबल डेज का मतलब क्या होता है, रिसीवेबल डेज मतलब इस तरह के बिजनेस में क्या होता है कि पैसा साथ के साथ नहीं मिलता। अगर आपने सामान आज सप्लाई किया है तो उसकी पेमेंट थोड़े दिन बाद मिलती है और इन दिनों को हम रिसीवेबल डेज कहते हैं। तो भाई 2019 में जो कंपनी के रिसीवेबल डेज थे वो थे 132 डेज और यहाँ पे 2020 में जो कंपनी के रिसीवेबल डेज हैं वो हो चुके हैं 169 डेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसके रीजंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में तो हमें 2016 में जो कंपनी के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो था वो था 1.78 और यहाँ पे 2020 में जो हो चुका है 2.33, जो कि डिक्रीज होते आ रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरओई के बारे में। अगर आपको नहीं पता आरओई का मतलब क्या होता है, आरओई मतलब रिटर्न्स ऑन इक्विटी। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर, उनकी इन्वेस्टर्स पर कितने रिटर्न्स लेकर आ रही है, इसे हम कह देते हैं आरओई। तो हमें कंपनी का पिछले 5 साल का जो आरओई है वो है 11%, जो कि पिछले 3 साल में इंक्रीज होकर 11.5% हो चुका है, जो कि ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आरओसी के बारे में, आरओसी मतलब रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने जो अपने बिजनेस में पैसा लगाया है उसमें हमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं आरओसी, मतलब कि रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर चाहे वो कैपिटल डेट के फॉर्म में क्यों ना हो। तो यहाँ पे कंपनी का पिछले 5 साल का जो आरओसी है वो है 16.2%, जो कि इंक्रीज हो गए पिछले 3 साल में 16.8% हो चुका है, जो कि काफी सही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में। तो हमें कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं वो हैं डॉक्टर कैलाश खटकर। यहाँ पे जब मैं मैनेजमेंट को एनालाइज कर रहा था तो यहाँ पे मुझे काफी सारी चीजें जानने को मिली, तो यहाँ पे हम उन्हें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है फ्रॉड केसेस एंड कंप्लेंट्स। तो हमें कंपनी में काफ़ी सारी कंप्लेंट्स, काफ़ी सारे फ्रॉड्स टाइम टू टाइम सामने आए हैं। यहाँ पे एक बार ओल्ड जनरल मैनेजर पकड़े गए थे, वो यहाँ पे अपने कैपेसिटी में प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे 2 लोग यहाँ पे अरेस्ट भी हुए थे। एलिगेशन ये थे कि यहाँ पे जो कुछ शेयर होल्डर्स के नाम थे, जब उन्हें शेयर अलॉट हुए थे तो उनके नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किए गए थे। बट इसके ऊपर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दी कि यहाँ पे कंपनी ने इस नाम के लोगों को कभी शेयर अलॉट ही नहीं किए। इसके साथ यहाँ पे इस तरह के केस काफी सामने आए हैं और यहाँ पे कंपनी इस तरह के केसेस को लड़ते आ रही है। इसके पीछे के रीजन से हैं, यहाँ पे जो कंपनी का इंटरनल ऑडिट सिस्टम है वो काफी ज्यादा वीक है और यहाँ पे हमने काफी सारे केसेस में देखा है कि यहाँ पे जब इंटरनल ऑडिट सिस्टम वीक होता है तो यहाँ पे फ्रॉड के केसेस, इस तरह के केसेस काफी सामने आते हैं। तो ये चीज ट्रैक करना काफी जरूरी है। यहाँ पे कंपनी ने कहा भी है कि उन्होंने अपने ऑडिट सिस्टम को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, बट यहाँ पे इस चीज को ट्रैक करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑडिट सिस्टम वीक होता है तो फ्यूचर में भी हमें इस तरह के फ्रॉड के केस देखने को मिलेंगे। दूसरा पॉइंट है एक्सेप्शनल डिविडेंड पे आउट। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि कंपनी ने 2014-15 में 78 to 85% डिविडेंड पे आउट किया था, बट नॉर्मली अगर हम डिविडेंड पे आउट देखें तो यहाँ पे वो रहता है 15 to 35%। और ये जो एक्सेप्शनल डिविडेंड पे आउट है वो कंपनी ने जस्ट आईपीओ से पहले किया था। नॉर्मली इस तरह के इंसिडेंट तब होते हैं जब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो सोचते हैं कि चलो जो ये सारा कैश है जो कंपनी ने इतने सालों से इकट्ठा किया है उसे हम निकाल लेते हैं, ताकि जब आईपीओ के बाद जो न्यू शेयर होल्डर्स आएंगे वो इसका बेनिफिट ना उठा सकें। तो ये चीज़ काफ़ी नेगेटिव है। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो जो अपने न्यू शेयर होल्डर्स हैं, जो न्यू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। तीसरा पॉइंट है एनुअल रिपोर्ट एरर। यहाँ पे 2019 की जो एनुअल रिपोर्ट थी उसमें यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया था कि यहाँ पे कंपनी ने 5,622 मिलियन के यहाँ पे इन्होंने लाइसेंस बेचे हैं, जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है और ये नंबर्स बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी तो इंडिया की पॉपुलेशन भी नहीं है। ये जो नंबर्स हैं ये शायद मिलियन नहीं 1000 में होने चाहिए थे। इसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग है वो है 72.83%, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है और यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज करते आ रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। चलो फाइनली बात कर लेते हैं इस कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में। क्या है कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है? तो यहाँ पे जो कंपनी की वैल्यूएशंस हैं वो ना तो ओवर वैल्यूड है ना ही अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे कंपनी में फेयर वैल्यूएशन मिल रही है, बट यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं मेरे रिव्यूज के बारे में। तो यहाँ पे मुझे कंपनी की सेल्स बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगी। इसके साथ यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिक्रीज होते आ रही है
और इसके रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे जो ये मार्केट है ये काफी हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो इनके चैनल पार्टनर्स पर डिपेंडेंट है। अगर इनके चैनल पार्टनर अच्छा परफॉर्म ना करें तो यहाँ पे इनका इम्पैक्ट इनके परफॉर्मेंस पर काफी ज्यादा पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी में फ्रॉड के केसेस भी काफी ज्यादा आए हैं, तो इस चीज को ट्रैक करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोविड इंपैक्ट के बारे में, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होने वाली है। उसके पीछे के रीजन से हैं, यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि जो सारे काम हैं वो सारे ऑनलाइन होते जा रहे हैं, सारे डिजिटली होते जा रहे हैं। तो अगर ये काम डिजिटली होते जाएंगे तो यहाँ पे वायरसेस का खतरा, इस तरह की चीज़ों का खतरा, थ्रेट्स का खतरा वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए तो यहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए होगी, साइबर सिक्योरिटी चाहिए होगी, इस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है। यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।